सनस्क्रीन हमें हमेशा ही लगाना चाहिए। मतलब कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उसमें व्रिंकल्स पड़ते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, सलाड्स भी लेने हैं, हाई प्रोटीन डाइट्स भी रखनी है और गुड फैट भी लेना है। ग्रेविटी के कारण स्किन जो होती है काफ़ी लूज हो जाती है। सलाह तो यही है कि ये सब कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, रिजल्ट में उसमें कुछ दम नहीं रहता और चेहरा इतना डैमेज हुआ होता है कि वो ठीक करने में कम से कम हमको भी 6-7 महीने निकल जाते हैं। वेलकम सर टू टाइटन पॉडकास्ट शो। सर बोलते हैं डॉक्टर्स के अंदर इतनी सारी फील्ड्स हैं, काइंड ऑफ एमबीबीएस है, उसके बाद सर्जन की भी स्टडीज़ है। तो उसमें से आपने ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट ही क्यों चूज़ किया? अब उसके अंदर आपके पीछे का कुछ पर्टिकुलर रीज़न था या फिर आपकी जो जर्नी थी, जो स्टार्ट टू एंड अभी तक रही है, वो कैसी रही है? यूजुअली जब मुझे स्किन का पता चला तब स्किन डॉक्टर ज़्यादा फेमस नहीं थे। लोगों को पता भी नहीं होता था कि स्किन डॉक्टर होते भी हैं। ओके। तो स्किन डिसीज नॉर्मली उतने अभी जितना है उस टाइम पे उतना नहीं होता था। तो एमबीबीएस के बाद लोग ज़्यादातर गायनेक है, सर्जरी है, मेडिसिन है, ईएनटी है, पीडियाट्रिशियन वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते थे। लेकिन क्या है कि मेरे पापा को जो बोलते हैं सफ़ेद दाग विटिलिगो बोलते हैं वो बीमारी हुआ था, तो उनके लिए वो बार बार स्किन के डॉक्टर के पास जाते थे। तो तभी ये स्किन डॉक्टर मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद से मुझे थोड़ा ज़्यादा इसमें रुचि हुई कि मैं स्किन डॉक्टर बनूं और इसके बारे में और अंदर डिटेल में कुछ करूं। तो एमबीबीएस के बाद फिर मैंने स्किन स्पेशलिस्ट बनने का सोचा। तो पहले आपने एमबीबीएस की स्टडीज़ की थी? हाँ, उसके बाद हमारा पीजी रहता तो है मतलब और एमबीबीएस का थोड़ा आप और बता सकते हैं? एमबीबीएस में मतलब आपने फिर ड्रॉप किस हिसाब से, मतलब ये क्यों डिसाइड किया कि अब एमबीबीएस नहीं करना है, अब स्किन में आना है करके? एमबीबीएस तो करना ही रहता है। उसके बाद पीजी में हम स्किन स्किन चूज़ करते हैं। ओके। बराबर, तो पहले जो हमारा ग्रेजुएशन होता है वो एमबीबीएस में होता है, वो हमारा हो चुका था। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना रहता है कि हमें किस ब्रांच में जाना है। ओके। तो पहले एमबीबीएस के 5 इयर्स कंप्लीट हुए, उसके बाद मैंने स्किन में एडमिशन लिया था और ओके। उसके फिर आगे पढ़ाई किया हुआ है। ओके। तो सर अभी कैसा है कि स्किन केयर का अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे कौन से पर्टिकुलर बेसिक स्टेप्स है जो हर किसी को डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर फॉलो करने चाहिए? यूजुअली तो सीज़न के हिसाब से सबका अलग-अलग स्किन रूटीन होता है, लेकिन एक चीज़ है जो 12 महीना पूरे साल हम लगा सकते हैं, वो है सनस्क्रीन। वो आपको स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। हार्मफुल यूवी रेस है जिसके कारण हमें एंटी एजिंग होता है, स्किन हमारी टैन होती है, पिगमेंटेशन होता है। ज़्यादातर जितने भी हम सनलाइट में रहते हैं उससे हमारा फेस ज़्यादातर खराब होता है। जैसे कि बाहर का पॉल्यूशन वगैरह हो गया, सनलाइट हो गई, धूल मिट्टी धूप वगैरह मतलब सेम वही चीज़ है। उससे हम जितना दूर रख सके उतना अच्छा रहता है। हाँ, बराबर। तो सनस्क्रीन क्या करेगा, पहले तो स्किन को प्रोटेक्ट करता है दिन में, बराबर। शाम में चाहे अगर हमारी स्किन ड्राइनेस है तो उस हिसाब से हम मॉइस्चराइज़र है, हेलुरोनिक एसिड सीरम करके आता है, नियासिनामाइड आता है, विटामिन सी आता है, वो भी एप्लीकेशन हम फेस पे लगा सकते हैं। तो सर अभी जैसे आपने बोला सनस्क्रीन तो लगाना ही चाहिए, तो अभी जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर वैसा है, तो उस हिसाब से अभी सनस्क्रीन जो है, ठीक है, तो वो कितना लगाना चाहिए और किस हिसाब से लगाना चाहिए? और इज़ इट प्रेफरेबल कि उन्हें जब आप घर के अंदर रहो या फिर इवन बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा एटमॉस्फेयर है, सूरज इतना, जैसे अभी बारिश का सीज़न आ रहा है, तो बारिश का सीज़न है उसके अंदर भी लगाना चाहिए या फिर ठंड होता है तो उसमें भी लगाना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया सनस्क्रीन हमें हमेशा ही लगाना चाहिए। कोई भी वेदर हो, कोई भी ठंडा हो, गर्म हो या बारिश हो, एनी टाइम वी कैन अप्लाई सनस्क्रीन, बराबर। मेनली हमें यूवी प्रोटेक्शन चाहिए। जो घर में भी लाइट होती है उसमें भी यूवी रेस रहते हैं, तो उससे वो भी हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है। कभी हम ओके। बालकनी में चले जाएंगे तो इनडायरेक्टली भी हमको यूवी रेस मिलती है, तो उससे भी प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी रहता है। ओके। अभी सर कैसा है कि सबका स्किन टाइप अलग होता है, किसी का ऑयली, किसी का ड्राई स्किन रहता है, तो वो अगर किसी को पता करना हो तो पर्टिकुलर पर्सन कैसे पता कर सकता है? और उसके हिसाब से अगर स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज़ करने हो तो कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा प्रोडक्ट है वो सूटेबल रहता है? इसके लिए बहुत अच्छा जाँच है। क्या करो कि आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो, तो नॉर्मल जो टिश्यू पेपर आता है, ड्राई टिश्यू पेपर, वो ले लो और आपके फेस पे अप्लाई करो। अगर टिश्यू पेपर ड्राई है, मतलब कि आपकी स्किन ड्राई है, और अगर टिश्यू पेपर ऑयली हो रहा है, तो आपकी स्किन ऑयली है, बराबर। लेकिन अगर आप जब भी अप्लाई करते हो, अगर टी ज़ोन है कि फोरहेड और नेस एरिया, वहाँ पे सिर्फ ऑयल आ रहा है, तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ओके। राइट। तो ये बहुत ईजी वे है कि आपको पता चल पाएगा कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है कि कॉम्बिनेशन टाइप में आती है। और उसी हिसाब से आप अपना जो भी स्किन रूटीन है, क्या चीज़ आपको फेस पे अप्लाई करना चाहिए, वो आप इजीली
कर पाओगे। तो सर नॉर्मली कौन से प्रोडक्ट्स प्रेफरेबल है, जैसे आपने बोला? देखो जैसे कि ड्राई स्किन है तो सीधी बात है, जो भी ड्राई चीज़ लगाएंगे तो स्किन और ड्राई होगी, ओके। बराबर। और जो ऑयली स्किन है उसमें जितना भी हम ऑयल वाली चीज़ लगाएंगे तो स्किन और ज़्यादा ऑयली होगी। तो ऑयली स्किन वालों को जो भी वाटर बेस है वैसी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए ताकि स्किन ज़्यादा ऑयली ना हो। ओके। सेम जिनकी स्किन ड्राई रहती है उनको ऑयल बेस चीज़ जो आती है वो उनको ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए ताकि स्किन बैलेंस रहे। और सर टी कॉम्बिनेशन वालों को? उनको चीज़ जो जहाँ ऑयली चीज़ है, जहाँ ऑयल ग्लैंड ज़्यादा है, जहाँ स्किन ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर ड्राई जो भी प्रोडक्ट होंगे वो यूज़ करने चाहिए, और बाकी के फेस में ऑयल वाला। ओके। मतलब उनको 2 प्रोडक्ट एक्चुअली परचेज़ करनी मतलब पड़ेगी, डबल खर्चा हो गया डबल टी खर्चा हो कॉम्बिनेशन वाला जाएगा। ठीक है। तो सर अभी जैसे अभी सीजन चेंज हो रहा है, तो सीजन बाय सीजन ऐसे कौन से केयर है या ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है, ठीक है, जो लोगों को ध्यान में रखने चाहिए कि जिसके कारण उनके जो स्किन्स है, ठीक है, स्किन टाइप के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना आए, और जो पर्टिकुलर कोई सीजनल चेंज के कारण कई बार होता है कि इश्यूज होते हैं स्किन वाले, वो उसको अवॉइड कर सके। ज़्यादातर किसी किसी के स्किन में भी चेंजेस इस सीज़न के हिसाब से आते हैं, कि किसी की समझो कि अभी ऑयली स्किन है समर में, तो जैसे मौसम चेंज होगा उन स्किन अचानक ऑयल हो जाएगी, लेकिन वो जो अपनी प्रोडक्ट जो पुरानी होती है वही उनको कंटिन्यू किए जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से स्किन खराब हो जाती है। ओके। मतलब जो ऑयली स्किन है और ऑयली लगा है तो उससे एक्ने बढ़ने का चांस ज़्यादा ही बढ़ जाता है, बराबर। तो हो सके जैसे सीज़न होती है, और हो सके तो नियर बाय जो भी डॉक्टर हो या जिस डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं उनको कंसल्ट करके उस हिसाब से जो भी स्किन प्रोडक्ट हो उनको वो चेंज करवा सकते हैं। ऐसा सर अब बोलते हैं ऐसा कि खाने और जो स्किन हुँ, है हुँ, उनका हुँ, डायरेक्ट रिलेशन है, हुँ, तो आपके हिसाब से ये कितना सच है कि खाने से स्किन की जो हेल्थ है उसके ऊपर कितने हद तक इम्पैक्ट आता है? राइट। देखिए इसके लिए पहले हम स्किन का स्ट्रक्चर समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि जैसे कि स्किन है उसको हम डर्मिस बोलेंगे, और उसके ऊपर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, और डर्मिस जिस पे बेस है, मतलब नीचे की लेयर उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, जो जो कि है फैट, ओके। बराबर। तो जब भी हम स्किन की बात करते हैं तो ये फैट लेयर आ गया, उसके ऊपर जो हमारी मेन डर्मिस लेयर है स्किन है वो आ गया, और उसके ऊपर एपिडर्मिस। ओके। अब जो एपिडर्मिस लेयर है वो रीजनरेटिव है, ओके। मीन्स कि जैसे हमारे नेल है, हेयर है, जैसे बढ़ते हैं वैसे ऊपर की लेयर भी हमारी बढ़ती है, मतलब ओके। न्यू जनरेट होती रहती है, पुरानी चली जाएगी नई। और जो डर्मिस है वो स्टेबल है। तो जैसे एज के हिसाब से क्या होगा, डर्मिस कम होती जाती है, जिसमें इलाजिन रहता है, कोलेजन रहता है, इलास्टिन रहता है, तो उसकी वजह से हमें एंटी एजिंग आती है, मतलब कि जो ओल्ड एज के लोग हैं हम्म। उसमें व्रिंकल्स पड़ती है क्योंकि उसमें डर्मिस लेयर काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती ओके। है। ऐसा समझो कि हर साल 1% हमारा जो कोलेजन है वो कम होता रहता है, बराबर। ठीक है। तो 3 लेयर हो गई। 3 लेयर के लिए हमें क्या चाहिए, देखो जैसे कि नीचे की फैट लेयर बोला है तो उसके लिए हमें गुड फैट चाहिए जो कि हमें ड्राई फ्रूट से मिलते हैं, तो हमको ड्राई फ्रूट लेना इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि जो बेस है वो मजबूत रहे। फिर डर्मिस हो उसके लिए हमको प्रोटीन डाइट चाहिए, बराबर। जो नॉनवेज लोग खाते हैं नॉनवेज हो ले सकते हैं, वेज वाले पनीर है, सोया है, लेंटस है, वो सब ले सकते हैं। और ऊपर की जो लेयर है वही हमारा सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करेगी, ओके। बराबर, क्योंकि वो सबसे आउटर साइड रहती है। तो उसके लिए हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि हमें मिलते हैं हरी सब्जियों में से, जो हरे सलाड्स है, फ्रूट्स है, उसमें से ज़्यादा मिलते हैं। तो ओके। कॉम्बिनेशन ये कहता है स्किन के लिए कि हमें या तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, सलाड्स भी लेने हैं, हाई प्रोटीन डाइट्स भी रखनी है, और गुड फैट भी लेना है। ओके। तो वो जितना अच्छा रहेगा हमारी स्किन उतनी अच्छी और हेल्दी रहेगी। तो सर अगर जैसे आपने बोला कि स्किन हेल्दी रखने का तो हो गया, ऐसे कौन से फूड्स है जो अवॉइड करने चाहिए अगर स्किन को अच्छा रखना है तो? वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई फूड है नहीं, जो भी अवॉइड करना है वो चीज़ है सब बेकरी के आइटम, जिसमें जो केक है, पाव है, ब्रेड है, केचप है, सोसिस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो हम अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड आता है वो अवॉइड करना चाहिए, बराबर। जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह है, चाइनीज़ वगैरह जो मिलता है, सैंडविच वगैरह है जो एकदम फास्ट मिलता है, वो हमारी स्किन को ज़्यादा हार्मफुल करता है। स्वीट्स, मिठाइयाँ जो भी होती है, जितना भी हम शुगरी चीज़ खाते हैं उससे हमारी स्किन काफ़ी हद तक डैमेज होती है। फर्मेंटेड फूड है, देखा गया है कि फर्मेंटेड फूड होता है उससे भी हमारी स्किन काफ़ी डैमेज होती है। स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है विटामिन सी, मतलब कि नींबू पानी। इस समर में तो आप जितना पियोगे उतनी स्किन हाइड्रेट रहेगी, स्किन और अंदर भी दोनों तरफ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। ओके। अभी सर ट्रेंड के अंदर चल रहा है कि काफ़ी कुछ बोलते हैं ना, चलते ट्रेंड के साथ साथ है ना, ट्रीटमेंट्स में भी चेंजेस आते रहते हैं। हम्म, तो अभी ऐसे कौन से प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स है हम्म। जिनका अभी ट्रेंड चल रहा है
और उनसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम्म, ट्रीटमेंट लेने से। सही बात है। अभी क्या है कि हम एज ग्रुप के हिसाब से समझाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, हम्म। बराबर। और उसमें हम जो कि मैंने स्किन की लेयर का बात किया है उसका भी हम यूज़ करेंगे। अभी समझो कि यंग एज है, तो यंग एज में क्या होगा कि सिर्फ ऊपर की लेयर पे ही हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो भी पिगमेंटेशन आया है, किसी को पिंपल्स आया हुआ है, किसी को स्किन टैन हुई हो, तो उसके लिए हम स्किन में हम मेडिकल पीलिंग होता है, पॉलिशिंग होता है, लेज़र्स होते हैं, वो सब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। बराबर। तो जाके जो ऊपर का जो है वो हम पूरा क्लियर कर सके, ऊपर का जो स्ट्रक्चर लेवल पे हम सब काम कर सकते। ओके। वही चीज़ अगर हम ओल्ड एज में जाएंगे तो हमें हमें अंदर स्किन के अंदर डर्मिस में काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इंजेक्टेबल ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंजेक्टेबल में जैसे फिलर्स आते हैं, स्किन बूस्टर होते हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल उनके लिए रहेंगे, क्योंकि जितना हम अंदर से करेंगे उतना उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ओके। कुछ कुछ स्किन में स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ऊपर से वो कितना भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो उसके लिए स्किन बूस्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहते हैं। तो सर और कैसे ऐसे ट्रीटमेंट्स वगैरह जो है, तो आप हम्म। कुछ एक नाम बता सकते हैं ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स है जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं? अभी देखो, ग्लो के लिए पर्टिकुलरली बोला चाहिए तो ग्लूटाथायोन का ज़्यादा चलता है, जिसमें टैबलेट भी आती है ग्लूटाथायोन, फेशियल में भी यूज़ होता है, फेस वॉश भी आता है। और ऑल ओवर बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा चल रहा है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन। ओके। वो काफ़ी यूजफुल है, जिससे हमें पूरी बॉडी में ग्लो इससे मिलता है। हम्म। और अगर सिर्फ फेस का ही चाहिए तो हम लेज़र ट्रीटमेंट आता है वो हम करते हैं। स्किन की पॉलिशिंग है, पीलिंग है, पॉलिशिंग है, हाइड्रा फेशियल है, वो हम करते हैं। उससे बेनिफिट स्किन में हाइड्रेशन भी मिलता है, स्किन डलनेस होती है वो भी कम होता है, पिगमेंटेशन होता है, टैनिंग होता है, उन सब में हम काम कर सकते हैं। ओके। और वही चीज़ अगर ओल्ड एज में है तो क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण स्किन जो होती है काफ़ी लूज़ हो जाती है और व्रिंकल्स भी हो जाते हैं। उसके लिए बोटॉक्स काफ़ी काफ़ी फेमस है कि हम्म। बोटॉक्स जैसे ही हम देते हैं विद इन वीक एकदम यंग जैसी स्किन उनकी हो जाती है। और ज़्यादा ही स्किन ज़्यादा लचक जाती है चिक्स पर, तो हम थ्रेडिंग करते हैं कि थ्रेड के जरिए स्किन हमारी ऊपर आ जाती है। तो ओके। उसमें भी कम से कम 5-10 साल और एज यंग लग हो जाती है। ओके। तो सर अभी कैसा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। अब उनके हिसाब से वो पर्टिकुलर कोई कंपनी उन्हें प्रमोशंस के लिए दे रही है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बता रहे हैं आप ये प्रोडक्ट लो, आप वो प्रोडक्ट लो। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, क्या वो कितने हद तक सही है कि भाई वो किसी को भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आया, अब वो उसको प्रमोट करने के लिए वो उसके ऊपर कर दिया और उनसे इन्फ्लुएंस होकर लोग ले रहे हैं और ब्लाइंडली बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के या किसी भी चीज़ के वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे उनको कितना हार्म हो सकता है? देखिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनका काम यही रहता है, उसी प्रोडक्ट को ही मोस्ट ऑफली प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, उनका कितना ट्रायल बेसिस हुआ है, कोई किसी पे पहले। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट आती है तो सीधा हम पेशेंट को यूज़ करने नहीं देते। उसके लिए पहले मेडिकल ट्रायल होता है कि ओके। पहले हेल्थी पर्सन पे हो, फिर जो जिनको ज़रूरत है उन पे पहले ट्रायल होता है कि उसका रिजल्ट है कि कैसा है, कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, उसके बाद वो मार्केट में आता है। ये जो आप बोल रहे हो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो क्या करेंगे, सीधा ही प्रोडक्ट को बेच देते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ। तो उसका बहुत ही ज़्यादा ही साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत पेशेंट देखे हैं जिनके चेहरे खराब हुए होते हैं प्रोडक्ट लगा लगा के। तो वो सलाह तो यही है कि ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, रिजल्ट में उसमें कुछ दम नहीं रहता है। तो सर अभी बोलते हैं ना सो कॉल्ड DIY बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम्म। बोलते हैं डॉक्टर के पास कौन जाएगा, हम्म। हम बताते हैं कि घर पे ही कर लो। ठीक है। तो वो चीज़ का ज़्यादा चल रहा है। अब इस चीज़ के अंदर लोग स्किन केयर ट्रीटमेंट्स जो है, ठीक है, वो भी घर पे ही करने लग गए। वो कुछ भी बनाएंगे, 3-4 इंग्रेडिएंट को मिक्स करके अपने स्किन पे लगाएंगे, फिर बोलेंगे देखो हमारी स्किन पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई। तो वो कितने हद तक सही है और उससे क्या बोलते हैं ना स्किन डैमेजेस किस किस लेवल के हो सकते हैं? ये जो आप बोल रहे हो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि चलो मैंने किया, मेरा अच्छा हुआ, तू भी कर ले। हम्म। लेकिन सबका स्किन टाइप जैसे बताया अलग अलग होता है, सेम नहीं रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ तो आपको भी हो। हम्म। क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर पेशेंट होते हैं उनको मेन साइड इफेक्ट पिंपल्स का ही होता है। एक पिंपल्स आते हैं, अलग अलग चीज़ लगाते हैं, पूरा चेहरा भर जाता है। हम्म। तो साइड इफेक्ट इसके अनगिनत है। तो कोई भी चीज़ दूसरे के बहकाव में आके लेनी नहीं चाहिए, वो आपको हार्म ही करेगी। ज़्यादातर ऐसी चीज़ को यू शुड अवॉइड। अभी मार्केट में सर वो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं हम्म। कि आप काले दिख रहे हो, ये हम्म। क्रीम लगाइए 7 दिन में गोरे हो जाइए। बोलते हाँ। नहीं है ये काइंड ऑफ 2 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम, हाँ। ये वो बोलते हैं कि बोलते हैं आप काले हो, ये बस ये क्रीम यूज़ करो 2 दिन में आप गोरे हो जाओगे। हम्म। तो इस पे आपका क्या स्टैंड है?
देखो, ये जो भी मार्केट में ये वाली स्कीम मिलती है उसमें ज़्यादातर करके सब में स्टीरॉयड रहता है। ओके। और जो स्टीरॉयड है स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। लॉन्ग टर्म इसका यूज़ करते हैं तो स्किन में एट्रोफाइज हो जाती है, मतलब कि स्किन आपकी पतली हो जाती हुँ, हुँ। है। फेशियल हेयर हो ग्रोथ हो जाते हैं, कि जो भी लड़कियां हैं उसमें मेल की तरह बड़े बड़े हेयर आना शुरू हो जाते हैं। ओके, फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, पिंपल्स बढ़ जाते हैं, और ओके, एकदम छोटी छोटी बड़ी बड़ी गांठ भी बन जाती है। उसके कारण वो ठीक करने के चक्कर में चेहरा और ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो एक बार छोड़ा तो चेहरा ख़राब हो जाएगा, फिर वो क्या आएंगे वही लगाएंगे तो फिर से चेहरा नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक साइकिल बन जाती है। और जब भी वो कभी तो टाइम आता है कि वो छोड़ते हैं, और फिर वो चेहरा इतना ख़राब हो जाता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ओके। उसके बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं हाँ, कि इतना इतना हो गया है, मतलब साल भर 2 साल भर तक लगा लिया रहता है, हाँ, हाँ, और चेहरा इतना डैमेज हुआ होता है कि वो ठीक करने में कम से कम हमको भी 6-7 महीने निकल जाते हैं। ओके। लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन तो यही रहता है कि जैसे कि वो क्रीम उनको 5-7 दिन में ठीक कर दी थी, तो हम भी उनको इतने दिन में ठीक ठीक कर कर दें। दें। तो उनको समझाना पड़ता है कि कोई भी चीज़ खराब करने में टाइम नहीं लगता है। कि जैसे कि रोड है, आप जैसे कि खड्डा कर दो खराब हो जाएगा, लेकिन उसको रोड बनाना है, लेवल पे लाना है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेटर है कि कोई भी चीज़ लंबे समय तक अगर पता ना हो तो यूज़ न किया जाए, और जैसे भी थोड़ी भी साइड इफेक्ट दिखना हो तो एटलीस्ट वो चीज़ बंद कर दो, ताकि स्किन और आपकी डैमेज ना हो। ओके। तो सर अभी कैसा है मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक हुँ, केमिकल भी आ रहे हैं, नेचुरल वाले भी आ रहे हैं, ठीक हुँ, है? तो दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंशिएशन है कि जो केमिकल वाले से हो रहा है वो नेचुरल में नहीं हो रहा है और हुँ, जो नेचुरल वाले में हो रहा है वो हुँ। केमिकल वाले में नहीं हो रहा है? देखो, जब भी स्किन की बात आती है तो ज़्यादातर सबको वही मिथ रहता है कि जैसे कि हमको केमिकल पीलिंग कराना पड़ेगा। तो नैम इसमें केमिकल है तो कोई बड़ा सा या पेंट वाला या कोई साफ सफाई वाला केमिकल नहीं रहता है। वो जो केमिकल रहता है वो जो फूड एक्सट्रैक्ट होते हैं उसमें से ही बना हुआ था, मतलब वो नेचुरल चीज़ में से ही हमने बनाया हुआ है। जैसे कि समझो कोई भी पिल है, जैसे कि विटामिन सी वाला पिल होता है, तो समझो कि बहुत विटामिन सी है 10 किलो, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके हमने छोटा सा बना दिया है। तो हम कॉन्सेंट्रेट होता है उसके ऊपर स्किन पे हम वो लगाते हैं, ताकि कम चीज़ में बेनिफिट आपको ज़्यादा मिले। लेकिन ओके, उसमें केमिकल जैसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ नाम केमिकल रहता है, जो कि लोगों को बहुत डर लगता है। केमिकल लगाने से चेहरा खराब ही होता है तो वो हम नहीं लगाते हैं। वो भी फूड एक्सट्रैक्ट ही रहता है, जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है उसमें से हमने बनाया हुआ रहता है। तो सर ये मेरे को भी एक पर्सनली ये चीज़ जानना था कि ये जो स्किन ट्रीटमेंट रहते हैं वो इतने एक्सपेंसिव क्यों रहते बिकॉज कि आपकी स्किन सबसे प्रीसियस तो आपके लिए बॉडी के लिए स्किन ही रहेगा। हैं? तो उस हिसाब से भी महंगा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें स्किन में वही चीज़ हमको प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे। उसके लिए बहुत सारे ट्रायल भी होता है, उसके बाद वो चीज़ मार्केट में आती है। तो हम जो भी यूज़ करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को थोड़ा सा भी साइड इफेक्ट या नुकसान ना हो, तो हम जो भी चीज़ है वो स्टैंडर्ड और अच्छी वाली यूज़ करते हैं। इसलिए वो थोड़ी बाकी चीज़ से थोड़ा कॉस्टली रहता है, ओके। लेकिन उतने भी कॉस्टली नहीं रहते कि पेशेंट अफोर्ड ना कर पाए। अच्छा। तो सर जो ये आपके आप जो प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हो, ऑब्वियस है कि वो बाहर जो मार्केट में मिलता है, जो ड्रग स्टोर्स है, वहाँ से जो स्किन केयर पर ट्रीटमेंट के लिए जो मिलता है, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑब्वियस है उससे कॉस्टली रहते हैं। तो दोनों के अंदर ऐसा क्या है कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो और एक जो ड्रगिस्ट के वहाँ से मिल रहा है, ठीक है? उन दोनों के बीच में प्राइस का इतना डिफरेंशिएशन आ जाता है। सही बात। मेनली चीज़ इसमें हम बोल सकते हो ट्रस्ट। जो भी अच्छी चीज़ होती है वो एक लेबल के साथ आती है, एक भरोसे के साथ आती है, इसलिए वो थोड़ा कॉस्टिंग रहता है। फॉर एग्जांपल समझो कि आपने कपड़े लिए हैं, आप मॉल में से अच्छे ब्रांड के कपड़े ले रहे हो और एक लारी में से ले रहे हो, दोनों कपड़ा ही है, आप किस पे भरोसा ज़्यादा करोगे? ऑफकोर्स जो मॉल में मिल रहा है, क्योंकि कुछ भी होगा तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको आंसर करेंगे। जो लारी वाला वो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, बराबर। तो जो भी स्टैंडर्ड चीज़ होती है उसमें सब पूरा लिखा हुआ था कि क्या इंग्रेडिएंट है, कितने परसेंटेज पे है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी मार्केटिंग कर रही है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम उनको बोल बता सकते हैं। और जो नॉर्मल चीज़ होती है उसमें ये सब चीज़ें नहीं रहती है, और जितना लिखा हुआ होता है कभी कभी उससे कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा भी होता है, किसी में कम भी होता है। तो ओके। विच इज़ नॉट अ रिलायबल कंपनी। तो जो भी अच्छी चीज़ होती है, सीधी बात है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन वो हमें लंबे समय तक अच्छी चीज़ और अच्छी स्किन देती है। मतलब काइंड ऑफ वही हो गया, महँगा रहे एक बार, सस्ता रहे बार-बार। हाँ, अभी सर कैसा है कि यूट्यूब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हाँ। ठीक है? जैसे अपने पॉडकास्ट भी कर रहे हो, वो भी यूट्यूब पे ही जाना है। हुँ, तो कई बार क्या होता है किसी को कोई भी इश्यू होता है स्किन में, वो हुँ, पहले जाएँगे गूगल करेंगे, हाँ, ठीक है? कि हमको ये सिम्पटम्स आ रहा है, मुँह के ऊपर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमको कौन-सी बीमारी है? हुँ, हुँ, ये कौन से ये सिम्पटम्स जो है वो कौन-सी बीमारी के लक्षण हैं, हुँ, ठीक है? तो अब वो आ गए।
तो वो आने के बाद वहां पे एक तो वो चीज का पता लगाते हैं पहले नाम क्या है। अब वो नाम पता चल गया, उसके बाद वो लोग यूट्यूब पे जाते हैं। अब यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि ये हमें ये बीमारी है, इसको घर पे कैसे ट्रीट किया जाए। तो अब वो जो चीज है वो सच में कितनी काम वाली है, और अगर वो चीज अगर वो लोग घर पे अप्लाई कर रहे हैं जस्ट एक यूट्यूब वीडियो को देख के, तो उन्हें कितना हार्म हो सकता बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। सेम अभी ऐसा ही एक पेशेंट आए थे जिनको चेहरे पे समझो कि राइट साइड पे बहुत सारी फुंसी हुई थी। है। तो सेम उन्होंने वो गूगल किया कि कौन सी बीमारी है, ढूंढ भी लिया उन्होंने कि इसको फरंकल बोलते हैं, मतलब कि बॉयल्स बोलते हैं। और फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट भी उसमें सोच के एंटीबायोटिक वगैरह सब चालू भी कर दिया। और कुछ समय के बाद वो मेरे पास आए कि सर मुझे ये बीमारी था, मैंने दवाई ली है लेकिन मुझे ठीक नहीं हुआ है। तो एक्चुअली उनको जो हुआ था वो हर्पिस हुआ था। ओके। वो कि जो की वजह से होता है वायरस की वजह से, ह्यूमन पर हर्पिस करके वायरस रहता है उसकी वजह से। तो उसकी दवाई जो होती है वो एंटीवायरल आती है, तो उन्होंने लिया है एंटीबैक्टीरियल। तो वो प्रॉपर उनको ठीक हुआ नहीं है, उसकी वजह से उनको हमेशा ही पेन रहता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है, और ये जो पेन होगा वो उनको बहुत लंबे समय तक रहता है। अगर एक्टिव जब था तभी उन्होंने अगर अच्छे से दवाई किया होता है तो ना उनको पेन रहता है, ना ही उतना सफ़र करना पड़ता है। ओके। और अब उनका टाइम भी अभी ज़्यादा होगा है, एक्सपेंस भी उनका ज़्यादा हो गया है। तो बेटर रहेगा अगर आपको नहीं पता हो तो जो डॉक्टर बने हैं इसी के लिए बने हैं, आपके लिए ही बने हैं, तो अच्छे से दिखा के दवाई किया जाए। ओके। सो सर, एज वी आर कंक्लूडिंग दिस एपिसोड, एज लास्ट में अगर आपको व्यूअर्स को कुछ अगर टिप्स देनी हो, ठीक है, या कुछ गाइड करना हो, तो आप क्या बोलना चाहें? मैं यही बोलना चाहूँगा, तो पहले आपके स्किन का क्या टाइप है उसको आप पहचानो। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो खुद से दवाई गोली या घरगथ्थू उपचार न करें। नियर बाय बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर हो उनको दिखाओ, और उस हिसाब से आप जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कीजिए। क्या रूटीन है प्रॉपर उनसे मिलिए, जानिए, पहचानिए, और उस हिसाब से अपना स्किन रूटीन सेट कीजिए और लंबे कीजिए, ताकि वो आपका स्किन और अच्छे से रहेगी, ग्लो भी चेहरे में रहेगा, डलनेस भी आपका दूर करेगा, और बार बार कोई भी स्किन के रिलेटेड आपको उतने इश्यू नहीं रहेंगे, और स्किन आपकी हेल्दी रहेगी। तो सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज पॉडकास्ट? It was extremely very good. I like this broadcast and I want to come again and again. वो तो सर आना ही है। अभी तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने दी नहीं है। अच्छा। अभी तो अगली बार आपसे और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, यस ऑफ कोर्स। तो उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। और थोड़ा टाइम निकाल के जैसे टाइम मिलेगा तो वापस ऑफ कोर्स आएंगे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। Okay. So thank you, sir, थैंक यू वेरी for मच। joining us today in this episode. So guys, we are ending this episode today. अगली बार हम और इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अब भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास से हम आपको नॉलेज लाके प्रोवाइड कर सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।